स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे चिप शॉर्टेज 2022 में। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये इशू तो बहुत सीरियस हो गया क्योंकि अब एमएसआरपी यानी कि जो मैक्सिमम सजेस्टेड रिटेल प्राइस जो होता था ये एक मजाक बन गया है। यानी कि अभी हम लोगों को बहुत लकी मानते हैं अगर एमएसआरपी के बगल भी पहुंच जाते हैं। यानी कि मान लीजिए जो ग्राफिक्स कार्ड 24-25 हज़ार का है वो 60 में भी मिल जा रहा है। क्या बात है भाई, गर्दा उड़ा दिया आपने। तो हिसाब समझिए कि अब ये उस जगह पे आ गया ना कि जहाँ पे मेरे जैसे लोग बोलेंगे कि हमारे ज़माने में ग्राफिक्स कार्ड सही दाम पे मिलता था। कि मैंने जी टी एक्स 1070 फाउंडर्स एडिशन 43 का लिया था और उसी टाइम से मतलब समझिए ऑलमोस्ट ये पहली बार था जब ये क्रिप्टो का हाइप चढ़ा था। और समझ लीजिए मेरे से 1-1.5 साल बाद भी लोगों ने जी टी एक्स 1070 उतना ही दाम पे ले रहे थे क्योंकि मतलब माइनिंग के चलते उसका बहुत भाग गया था। तो अब तो मतलब 30 सीरीज़ तो भूल ही जाइए। 20 सीरीज़ भी मतलब ठीक ठाक था ही नहीं कार्ड, तो लोग खरीदना नहीं चाह रहे थे। लेकिन 30 सीरीज़ में ये बहुत तबाही मच गया। मतलब आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट समझिए कि इतना बड़ा बात है कि हम लोग जितने टाइम में शॉर्टेज को नहीं सल्टा पा रहे उतने टाइम में वैक्सीन का डिप्लॉयमेंट हो गया। वैक्सीन बनाए, डिप्लॉय कर दिए, करोड़ों करोड़ों लोगों को वैक्सीन भी लग गया, हो गया, लेकिन ये चिप शॉर्टेज नहीं सल्टा पा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इससे हर किसी को फ़र्क पड़ रहा है, ये बात समझना ज़रूरी है। क्योंकि आउटसाइड से आपको लगेगा कि अरे सिर्फ लोगों को ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिल रहा, वैसा नहीं है। इससे हर एक फील्ड को, हर एक चीज़ को असर पड़ रहा है। क्योंकि घुमा फिरा के देखिए आज दुनिया में कौन सा चीज़ इसमें सिलिकॉन नहीं है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें मतलब ये समझिए गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स की बैंड बज रही है, गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स की बैंड बज रही है, डीलर्स की बैंड बज रही है। डीलर्स सेल नहीं कर पा रहे हैं और दाम बढ़ाने लग रहे हैं। डीलर्स दाम बढ़ा रहे हैं, पब्लिक खरीदने से बोले भाई क्षमा करो हम तो खरीदेंगे नहीं। तो सेल्स घट रहा है, सेल्स घट रहा है तो सेल्स का टैक्स घट रहा है। तो मतलब समझ रहे हर किसी की बैंड बच रही है। तो मतलब व्हीकल जैसी इंडस्ट्री यानी कि एक कंट्री का हेल्थ कितना है वो जनरली अंदाजा लगाया जाता है कि वहाँ पे व्हीकल्स के सेल्स कैसे चल रहे हैं। व्हीकल सेल्स रुकने पे आ गया है क्योंकि है ही नहीं, कंपनी बना ही नहीं पा रही है। तो ये बहुत सीरियस बात है। पीसी का इन्वायरमेंट तो मतलब बैंड बज गया है, सर्वर्स की भी बैंड बजने पे आ गई क्योंकि उनको भी तो मतलब अभी जैसे पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट भाग गया कि भाई आपका जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए 16 रैक्स में काम चल रहा था, अब उसको 1600 रैक चाहिए। तो ऑब्वियसली उसके लिए भी तो सिलिकॉन लगेगा ही, उसका भी डिमांड है। फिर कंसोल का भी लॉन्च अभी ही हुआ तो तबाही मच गई है। मतलब दाम तो मतलब समझिए जो चीज़ $500 का धर 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 करके भाग गया है भाई 4,000 के आसपास पे। तो मतलब ये समझिए तबाही जो मचा है ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है लोगों को। तो हुआ क्यों इतना बुरा हालत कैसे हो गया? क्योंकि मतलब अप डाउन थोड़ा सा लोगों को समझ में आता कि अच्छा ठीक है पैंडेमिक हुआ था तो थोड़ा सा देर के लिए अप डाउन हुआ, लेकिन पैंडेमिक अब ऑलमोस्ट हर चीज़ सुधरने पे आ रहा है। और बोलता रहूँगा मतलब वैक्सीन का भी डिप्लॉयमेंट हो गया और काफ़ी चीज़ धीरे धीरे इकोनॉमिक धीरे धीरे रिकवर कर रही है। लेकिन ये चिप शॉर्टेज अभी भी क्यों नहीं सुधर रहा है? हिसाब ये है कि बहुत सारा बुरा चीज़ एक साथ हो गया था। तो यहाँ पे ये समझिए पैंडेमिक जो था ना, पैंडेमिक ट्रिगर इवेंट था, ना कि पैंडेमिक के कारण हुआ। पैंडेमिक बस समझिए एक तो होता है ना कि आप बिलियर्ड्स बॉल में पहले बॉल को हिट करें वो बॉल बाकी सबको हिट करता है, ये वैसा वाला सिचुएशन था। मतलब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो समझिए सबसे बड़ा समस्या था कि दुनिया में फैब्रिकेशन लैब्स हैं ही नहीं, यानी फैक्ट्रीज जैसे कहा जाता है बहुत कम है। आधा से ज़्यादा या तो ताइवान में है या तो चाइना में है। घुमा फिरा के पूरी दुनिया लिटरली कुछ मतलब आप जा सकते कि ये फैक्ट्री से पूरी दुनिया का ये बनता है, ये फैक्ट्री से ये पूरी दुनिया बनती है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत ज़्यादा वनरेबल कर देता है। और इसीलिए अगर आप लोगों का उम्र मेरे के आसपास होगा तो इनको याद भी होगा कि एक टाइम एक फ्लडिंग हुई थी ताइवान में, एक हार्ड डिस्क का प्लेटर मैन्युफैक्चर कंपनी में हुआ, सारा हार्ड डिस्क का दाम डबल हो गया था। और वो फैक्ट्री मतलब कहिए 1.5 ईयर के अंदर तुरंत रिकवर कर लिया, सारा चीज़ हो गया, लेकिन हार्ड डिस्क का दाम कभी घटा ही नहीं। सारा हार्ड डिस्क उस टाइम मतलब समझिए 2000 में 2 टेराबाइट तक पहुंच रहे थे हम लोग, और उसके बाद से 4 टेराबाइट से नीचे कभी ये मतलब 4000 से नीचे दाम कभी आया ही नहीं 2 टेराबाइट का। कारण था कि एक बार जो हाइक बढ़ गया फिर लोग खरीदने का आदत हो गया। एक साल तो होता है कि एक साल तक लोग वही खरीद रहे थे, तो उसके बाद हार्ड डिस्क कंपनी ने बोला दाम घटाते नहीं, हम बस प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं अपना। तो ये समझिए कि वहाँ पे क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि एक ही कंपनी थी मतलब जो हार्ड डिस्क प्लेटर बनाती थी, वही सबको सीगेट को सेल करेगी, वही वेस्टर्न डिजिटल को सेल करेगी, वही सबको करती थी। वन पॉइंट ऑफ फेलियर था। सिलिकॉन में भी वही है। टेक्निकली आप कह सकते हो कि सैमसंग के पास साउथ कोरिया में है, ताइवान के पास ताइवान में है, चाइना के पास चाइना में है, लेकिन बहुत नहीं है। मतलब जितना खपत है उसके हिसाब से देखें तो मतलब गिन सकते हैं एक हाथ में कि कितने फैब्स हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा ये मतलब हमेशा फेल पॉइंट था। जैसे कि पिछली बार के हार्ड डिस्क के केस में फ्लडिंग ने बर्बाद की थी, ये मतलब समझ लीजिए एक बुरा दिन का इंतजार था। पेंडेमिक ने बोला आज मेरा बुरा दिन है।
तो ये एक हो गया। फिर हो गया कंसोल भी अभी लॉन्च हुआ। कंसोल मतलब समझिए 10-10 साल का गैप में लॉन्च होता है। PS3 होता है, फिर PS4 होता है, फिर PS5 होता है, लेकिन ये टाइमिंग एग्जैक्टली अभी पड़ गया। और जब भी ये सब कंसोल का ऑर्डर किया जाता है, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी कि मिलियंस में ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो मिलियंस ये पहले से बुक कर देते हैं, और ये सब एडवांस बुकिंग बहुत सीरियस होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मान लिया कितने बड़े भी करोड़पति आप मुंह खोल के बोल दिए कि मेरे को दो चिप, बेस्ट केस सिनेरियो में वो आपको 4 से 6 महीने बाद दे पाएंगे, बेस्ट केस है। और वो भी तब जब आप उनका मतलब बहुत पहले से कॉन्ट्रैक्ट चलते आ रहा है, सब चीज़ है, सारा इन्वेंट्री सॉर्टेड है, तब होगा कि ठीक है हम आपको 4-5 महीने के अंदर आपको शिपिंग दे देंगे। और वो क्विक टाइम है जनरली, मतलब 1 साल से पहले तो आप मुंह मत खोलिए। तो हिसाब वही समझिए कि जब भी PlayStation 5 ने ऑर्डर देना शुरू किया, तो उसके हिसाब से उन्होंने ऑर्डर लगा दिया कि भैया हम लोग का मतलब ऑब्वियसली एक नया कंसोल है, बल्क डिमांड होगा। और कंसोल काफ़ी स्टोरेबल भी मटेरियल माना, मतलब कि आपने 1 साल प्रोड्यूस कर लिया, 2-3 साल तक भी आप उसे बेच सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सब में जो चिप लग रहा है, यानी जो सिलिकॉन है, वो उसी टाइम लगाया जाए जिस टाइम उसने आपने मैन्युफैक्चर किया। चिप मतलब आके आ गया, सोनी जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस दोनों के बीच में गैप हो सकता है कि चिप आया, अरे लेकिन मदरबोर्ड वाले का सप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है चिप आप आने दो, हम स्टोर कर लेंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे करके करेंगे। तो ये कंसोल का भी लॉन्च इसी टाइम हुआ। और फिर जनरली समझिए कंप्यूटर आजकल काफ़ी लंबे हो गए। जैसे मेरा कंप्यूटर अराउंड 6-7 ईयर्स का, मेरा तो अच्छा वाला कंप्यूटर भी नहीं है मेरा जी, ये FX 8350 है, यानी AMD का सबसे गया गुजरा प्रोसेसर, बुलडोजर प्रोसेसर है, फिर भी काम कर रहा है। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, मतलब मेरा 1 घंटा लग जाता है रेंडर करने में 2 वीडियो को फुल HD में, वो भी। और मतलब उस दरमियान मैं तो यूट्यूब भी नहीं देख सकता क्योंकि सब स्लैगिश हो जाता है। तो है, लेकिन काम कर रहा है। और वही समझिए कि रिसेंटली हो गया था कंप्यूटर में, खासतौर में इंटेल की दुनिया में, कि कुछ नहीं है, मतलब बस कहने को आप दाम बढ़ा रहे हो, कहने को आप कह रहे हो नया मदरबोर्ड ले, लेकिन कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। इस जनरेशन में ऐसा हुआ कि धड़धड़ा के बहुत हुआ है। ये समझिए एनवीडिया के साथ भी हुआ था कि एनवीडिया RTX 2000 सीरीज उतना सक्सेसफुल नहीं था, लोग उतना एंथुजियास्ट नहीं थे, और सबको लगा कि RTX टैक्स आप जो मांग रहे हैं, दाम में अपना फ्री समझ के बढ़ा दिए, तो वो कुछ ज़्यादा लूट रहे हैं, तो वो भी नहीं बिका। तो समझ रहे, बहुत सारा चीज़ पाइलअप हो रहा था। तो अगली जनरेशन में CPU भी बम बम आ गए, इंटेल हो चाहे वो AMD हो, AMD तो गर्द ही उड़ा दिया कि मतलब अब हम इंटेल से बेटर हैं। ये मतलब अर्ली स्टेज का बात कर रहा हूँ। अभी जो 12th जन आया है, वो ऑलमोस्ट चांसेस है कि 6000 सीरीज AMD निकालेगा, वो एक्चुअली बेटर ही होगा चांसेस। बस वो समझिए लॉन्च साइकिल नहीं मैच कर रहा है, इसलिए लग रहा है कि इंटेल आ गया, लेकिन मतलब उन्होंने इंटेल ने चेक दिया है, देखिए कि उस चेक को क्रॉस चेक कर पाते हैं कि नहीं। तो CPU भी बहुत अच्छा है। GPU तो मतलब ये मतलब RTX जो है, इसीलिए RTX का दाम लॉन्च प्राइस देखिए, मतलब जिसमें आप खरीद सकते हो उसको हटाइए, लेकिन MSRP जो टारगेट किया गया था बहुत कम था। कारण वही था कि RTX 2000 सीरीज नहीं अच्छा से बिका था। तो RTX 3000 सीरीज में दाम कंपनी कम गया, और प्लस RTX टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। जो रे ट्रेसिंग था, हमेशा Gen 1 प्रोडक्ट कचरा होता है, Gen 2 में उसको रिफाइन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, रिफाइन करते हैं। तो समझिए CPU का भी नया नया आ गया, GPU का भी। तो अब बहुत लोग कि अब हम GPU लेंगे, तो ये समझिए डिमांड बढ़ा दिया। फिर पैंडेमिक का जो सबसे बड़ा असर पड़ा कि क्लाउड सर्वर्स वालों की बैंड बजने लग गई कि भाई यहाँ पे हम मतलब समझिए 1 लाख वीडियो कॉल्स मैनेज कर रहे हैं, अब 1-2 करोड़ वीडियो कॉल मैनेज करना पड़ रहा है, तो वो भी डिमांड बढ़ा दिए। तो हिसाब वही समझिए कि और पेंटअप टैंक ये डिमांड हो गई, क्योंकि बहुत लोग के घर में कंप्यूटर रखा हुआ है, लेकिन जो एकाएक उस पर रिलाई करना पड़ता चला यार 8 साल पहले खरीदे थे, इसमें उतना जान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो ये समझ एकाएक पूरी दुनिया एकदम शॉक में चली गई कि सबको एक ही टाइम पे हर समय सिलिकॉन चाहिए। तो ये हो गया। और प्लस माइनिंग के टाइम में, माइनिंग में ये समझिए कि बिटकॉइन जो था शिफ्ट हो चुका है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी थी, वो शिफ्ट हो चुका है, यानी अब उसे आप GPU में माइनिंग नहीं कर सकते, करने की कोशिश करेंगे आप सिर्फ बर्बाद करेंगे बिजली, और कुछ नहीं होगा। तो इथीरियम जो है, इथीरियम अब माइनेबल है अभी, यानी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इथीरियम का दाम भागे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन टोटल देखें, एवरेज देखें तो ऊपर ही जा रहा है। तो ये भी एक बना दिया कि माइनर्स को अब खुजली होने लगी कि अरे इनका दाम बढ़ रहा है। मतलब ये भी समझ रहे, एकदम बहुत सारा चीज एक साथ बिगड़ा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी समझिए जिसको मैं दिल से, तहे दिल से नफरत करता हूँ। कारण ये है कि क्रिप्टो करेंसी इस पूरे प्लैनेट पे एक शराब जैसा पड़ गया है। क्योंकि ये समझिए कि आइडिया क्रिप्टो करेंसी का बहुत अच्छा था, मतलब जो बिटकॉइन के ओरिजिनल फाउंडर लोगों का आइडिया था, जो ईथॉस था, जो फिलॉसफी थी, वो था कि पब्लिक के हाथ में हम पावर देंगे और बैंक के हाथ से पावर हटा देंगे। अति उत्तम। वैसा ये हुआ नहीं, ये हो ये गया कि सिर्फ अमीर लोग और अमीर बन पा रहे हैं उससे, और कुछ नहीं है। पब्लिक की बैंड बजाई पड़ी है, वाट लगा दिया है, लेकिन किसी का कुछ नहीं हो रहा, और सिर्फ बर्बादी हो रही है, और हर चीज़ का बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आप समझिए कि जो अमीर लोग अमीर बनते हैं जनरली कई बार वो रिस्क लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इलॉन मस्क क्यों अमीर बना, उसने रिस्क लिया स्पेस पर, तो स्पेस डेवलपमेंट हो गया। बहुत कई कंपनी जैसे कि अंबानी माने स्टील कंपनी पर रिस्क लिया, उसको ग्रो किया, चलिए स्टील का भी डेवलपमेंट हो गया, आपका भी प्रॉफिट हो गया। तो समझ रहे, हमेशा अमीर लोग जनरली कुछ करते हैं। जैसे मतलब आपको स्टीव जॉब्स पसंद हो चाहे नहीं, उन्होंने कुछ तो किया। मतलब स्मार्टफोन की दुनिया में कहा जाता है कि फादर ऑफ स्मार्टफोन है मॉडर्न स्मार्टफोन, तो वो आप समझ रहे कि कुछ किया, लोगों को भी भला
हुआ, उनका भी पॉकेट भला हो गया। तो सर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लेनेट में छेद किया जा रहा है, सिर्फ प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जनरली नहीं पसंद करता हूँ कि कंट्री में के गवर्नमेंट जो है हर चीज़ को बैन करने लगे। गवर्नमेंट का मूड हो गया हम बैन कर देंगे, हम बैन कर देंगे, हम बैन कर देंगे, हमको एकदम नहीं पसंद है। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीज एक्शन ले रही है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों वो लोग बैन करने का कुछ, और मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ दिल से। कारण ये है कि आप गीगावाट्स ऑफ एनर्जी खा रहे हैं, यानी कि ये रशिया का सबसे बड़ा फार्म है और वो लोग हैं, बहुत बड़ा फार्म है। फिर चाइना में है, इंडिया में है, बहुत बड़े बड़े फार्म हैं ये सब मतलब गीगावाट्स में बिजली खाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब समझिए एक डैम का पूरा पावर आउटपुट ये लोग खा जा रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है, क्योंकि वो बिजली बहुत होती है, उससे मतलब आप शहर को चला सकते हैं, या उतने बिजली से जैसे अगर स्टील प्लांट में डाले तो कई टन का स्टील का प्रोडक्शन होगा। उस स्टील का इस्तेमाल करके छड़ बनेंगे, छड़ से बनेंगे, छड़ का दाम घटेगा, छड़ का दाम घटेगा, उससे आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके जगह पे आप सिर्फ नंबर क्रंच कर रहे हैं। और ऐसा काम सुपर कंप्यूटर भी करता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या करता है, जनरली आपका वेदर एनालिसिस करता है, ताकि सारे मतलब हमारे एसेट्स हैं, यानी कि हर चीज़ जिसमें इंसान रहता है उसको संभाल सकते हैं कि भैया यहाँ पे टाइफून आने वाला है, भैया थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाओ, थोड़ा पहले आ जाओ। वेदर एनालिसिस कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, उससे एग्रीकल्चर को बेनिफिट होता है। समझ रहे, नंबर कर रहे हो तो कुछ फायदा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कच 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 नंबर क्रंच कर रहे हैं, गीगावाट पे गीगावाट बिजली खा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ बर्बादी हो रहा है। और समझिए चाइना बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तभी वहाँ पे इतने सारे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलते हैं। इंडिया में आधा आने से पहले ही हाथ धो देते कि सर आपका बिजली ही नहीं सही है, मतलब हम बिजली पर 24/7 भरोसा नहीं कर सकते। और जनरेटर बैकअप के लिए तो हम रखेंगे, लेकिन हमको उसको डेली तेल देना पड़ जाएगा, तब नहीं हम अफोर्ड कर सकते। चाइना में बहुत अच्छा वो लोग का ब्लैकआउट होने लगा था, क्योंकि इतना लोग माइनिंग कर रहे थे। कुछ नहीं हो रहा, मतलब गीगावाट पे गीगावाट आप खा रहे हो, क्या रहा है उस एनर्जी का, कुछ नहीं, सिर्फ गर्मी हीटर के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो ये पावर ड्रॉ जो है ना, ह्यूज इंडस्ट्री के बराबर पे आने लगा है, यानी कि गीगा मतलब अगर टोटल प्लानट का देखिए हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट एनर्जी स्वाहा कर दिया जा रहा है। क्यों, बस लॉल, क्योंकि इसका रियल वैल्यू नहीं है, ये बात समझना जरूरी है। ये रियल एसेट नहीं है। आप जैसे आपने स्टील बनाया, स्टील आप बेच सकते हो। जैसे कि मान लीजिए वेनेजुएला का जो है सरकार डूब रही थी, तो उन्होंने हद बद से बदतर कर दिया। लेकिन मान लीजिए कोई आपका स्टील मैन्युफैक्चर था, वो स्टील को दूसरे देश में बेच सकता है। और कोई मान लीजिए गोल्ड माइनर था, वो गोल्ड को दूसरे देश में बेच सकता है। क्रिप्टो करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। जहां अगर एक बार क्रिप्टो का वैल्यू चेंज हो जाता है, जो कि हो चुका, कई सारे क्रिप्टो आए, फ्लॉप हो गए। 3-4 ठो को आप जानते हो, जैसे बिटकॉइन पॉपुलर हुआ, इथीरियम अभी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे और आए थे, 100 से लेकर 500 तक बड़े बड़े आए थे, सब फ्लॉप हो चुके हैं। उन सब के बारे में क्या होगा, खाया तो बिजली वो भी। तो हिसाब वही रहता है कि इनका पावर ड्रॉ इतना ज़्यादा है और इतना नुकसान कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, नंबर जो क्रंच कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ तबाही मच रहा है ये दुनिया में। और इथीरियम मतलब देख रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि अगर ऐसे आप बार बार करोगे तो कंट्री सीरियसली ब्लॉक करने पर आपको मतलब अभी माइनिंग को ब्लॉक कर रही है, कल को अगर इन पे पड़ गई कि इथीरियम को ब्लॉक करो तो बहुत बुरा होगा। तो इथीरियम कंपनी ये कर रही है कि प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि जिसे अभी माइनिंग कार्ड में माइन करते हैं, उसे चेंज करके प्रूफ ऑफ स्टेक में कर देंगे। बिटकॉइन भी ये ऑलरेडी कर चुका है, इसीलिए बिटकॉइन की अब माइनिंग नहीं की जा सकती। तो ये समझिए जीपीयू माइनिंग काम करना बंद कर देगा, सिर्फ ये एक होप है। और रशिया बहुत सीरियसली मतलब एनालिसिस कर रहा है कि कितना जोर से हमको इनको बैन करना है। इंडिया भी वही करने की कोशिश कर रहा है, चाइना में भी है। और मैं समझ सकता हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि गवर्नमेंट ओवर रीच करे, लेकिन यहाँ पे लोग इतना गंदा इसको मिल्क कर रहे हैं, हर किसी का तबाही हो रहा है। मैं तो समझ रही पूरा, हाँ भाई ट्रांसफार्मर उड़े जा रहा है, सब स्टेशन उड़े जा रहा है, क्यों उड़ रहा है, कोई नंबर क्रंच कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, नंबर क्रंच करके कुछ कुछ हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स हैंडल कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बस हुलू कर रहे हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा श्राप जो हमारी दुनिया को पड़ गया, ये बहुत बुरा है। और हाँ, इथीरियम कोशिश कर रहा है चेंज करें, और चांसेस है कि जब ये इथीरियम का ये समझिए हो जाना चाहिए था मार्च में, यानी अभी मार्च में हो जाना चाहिए था, अगले महीना में, लेकिन जून जुलाई तक में कर दिया जाएगा। ये शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अगर नहीं कर पाए, कंट्री गवर्नमेंट को मिल गया कि यार इनकी हम बैन हो जाते, तो इथीरियम के पीछे पड़ जाएंगे। और इथीरियम के पीछे पड़ गया तब दिक्कत हो जाएगा। माइनिंग के पीछे पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इथीरियम के पीछे पड़ जाते हैं, टारगेट मिल जाता है, दिक्कत हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा शराब है जो हमारा शॉर्टेज की बैंड बजा रहा है। अब बात करते हैं स्कैपर्स। स्कैपर्स ये समझिए माइनिंग वाले टेक्निकली कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, टेक्निकली की बात करें, लेकिन स्क्रैपर्स जो है ना, सीधा सीधा मतलब इसे मतलब टेक्निकली अनएथिकल तो 100% है, और सीधा सीधा बुराई है, क्योंकि ये मिल्क कर रहे हैं पेंटअप डिमांड का। डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, हिसाब ये समझिए, सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर मैन्युफैक्चर से यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे 2019 में 1 टन बना रहे थे तो अभी हम लोग आधा बना रहे हैं, वैसा नहीं है। वैसा शुरू में हुआ था, जब पेंडेमिक हिट किया था, शुरू में हुआ था,
लेकिन वो रिकवर हो चुका है। लेकिन बात है कि और आपका डिमांड पागल जैसा भाग रहा है, तो डिमांड के हिसाब से ये लोग सब चीज़ रैंप अप कर रहे हैं। रैंप अप करने में टाइम लगता है, नए फैब्रिकेशन लैब्स खोलने में टाइम लगता है, तो वो टाइम के कारण हम लोग अभी शॉर्टेज में फंसे हुए हैं। तो स्कैल्पर्स जो है ना लूट रहे हैं इसको बहुत बढ़िया से। और ऐसा भी ये समझिए कि कुछ कुछ केसेस में अगर लोग टाइम क्रंच पे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर पे ही मेरी रोजी रोटी चल रही है और ये कंप्यूटर बोलता है बूम, तो मुझे तो खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो 1 लाख लगे, चाहे 2 लाख लगे, चाहे 3 लाख लगे, मुझे देना ही पड़ेगा पैसा। और ऐसा मतलब बहुत सारे और लोगों के साथ हो रहा है कि भाई उनका वर्क चलता है, वर्क की बात करो कि मतलब रोजी रोटी चल रहा है, ऑब्वियसली वो खर्च करेंगे ही और ऑब्वियसली वो लेंगे ही। तो उनका तो ये पूरा एकदम बढ़िया से ले लेते हैं भैया कि हम लपेट लेते हैं अच्छा से। तो अगर टाइम क्रंच में आप हो तो ऑब्वियसली आप दोगे जितना पैसा वो लोग मांग रहे हैं। और स्कैल्पिंग का लॉ जो है कई कई सारे फील्ड्स में है, जैसे कि खाना के केस में अगर कोई ऐसा स्कैल्पिंग करता है तो सीधे पुलिस बोलेगी कहाँ महाराज, कहाँ कहाँ जा रहे हो। मतलब काफ़ी सारे चीज़ के बारे में लॉ बनाया जा चुका है कि स्कैल्पिंग आप नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। मेडिसिन भी बहुत सीरियसली लिया जाता है कि आप स्कैल्पिंग करेंगे सीधे ऊपर भेज दिए जाएंगे। तो ये समझिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया ना थोड़ा मतलब उसे नॉन एसेंशियल माना जाता है, यानी कि आप बिना ग्राफिक्स कार्ड के जिंदा रहोगे, तो इसीलिए उस पर उस तरह का लॉ नहीं है। तो लॉ अभी जो है, लेकिन अभी मतलब इतने ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रहा है कि रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है कि इस पर भी थोड़ा स्कैल्पर से भी थोड़ा रेगुलेशन लगाया जाए। तो देखिए, लेकिन अभी लॉ जो है थोड़ा क्लियर कट नहीं है। और ये लोग इतना गंदा फायदा उठा रहे हैं कि फ्री फॉर ऑल हो गया, यानी कि स्कैल्पर के ऊपर स्कैल्पर लग जा रहे हैं। और ये सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है, सेलर्स को बहुत फायदा होता है इससे। क्यों? क्योंकि सेलर जनरली चाहता है कि हम सेल कर दें और हमें वारंटी के बारे में कभी सोचना ना पड़े। क्योंकि जैसे मान लीजिए आसूस ने बनाया, कई सारे कार्ड्स बनाए, तो वो सेलर्स को भेजेगा, जैसे कोई भी सेलर हो, चाहे अमेजोन पे किसी को देगा, वो बंदा सेल करेगा, उसको पेपर वर्क सबका सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी कंपनी वारंटी दे पाएगी। नहीं कर पाएगी तो वो बंदा बोल देगा कि भैया स्कैम है, अमेजोन उसे ब्लॉक करने आ जाएगी। तो ये समझिए उनके लिए बहुत बड़ा पेपर वर्क बनता है कि कब आप सेल किए, कहाँ सेल किए, उसका पूरा एक ये होता है, ट्रेसेबल लिंक होता है, तब जाके कंपनी भरोसा करती है कि हाँ ये बंदा ने सही में प्रोडक्ट खरीदा है कि नहीं। अब वो सब की जगह पे आप स्कैल्पर्स को अगर भेज देते हो, पहली बार एक शॉट में सारा बेचते हो कि मान लीजिए मेरे पास इन्वेंट्री आई 1500 का, मैं 1500 एक शॉट में बेच दिया, आपका पहले लोड खत्म हो गया, ठीक है। पेपर वर्क आप करोगे ही नहीं। क्यों पेपर वर्क आप क्यों नहीं करोगे? इसने का बात यह रहता है कि स्कैल्पर्स रीसेल्ड है, रीसेल्ड प्रोडक्ट में वारंटी भगवान भरोसे होती है। तो यही समझ लीजिए कि इनको वारंटी का भी लोड नहीं लगा। तो सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया, उनको पहली बात बेचने का टाइम नहीं लग रहा है, फटाक से बल्क मनी आ रहा है, बल्क मनी उतना बैंक में डाल देंगे, उसके मनी पे समझिए इतना ज़्यादा वो बल्क ट्रांजेक्शन है कि उससे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट पे ही लोग दुकान चला लेंगे, क्योंकि बहुत फायदा हो रहा है सेलर्स को। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर्स की बैंड बजा रहा है। बोले एक मिनट, सेलर्स को फायदा है, स्कैल्पर्स को फायदा है, तो मैन्युफैक्चर को क्यों बुरा हो रहा है? बात यह है कि मैन्युफैक्चर का नाम खराब होता है ना। अभी आप क्या बोलते हैं? आप थोड़े बोलते हैं कि ये सेलर है, ये सेलर लूट रहा है, ये सेलर है, ये मतलब ऐसा कर रहा है, स्कैल्पिंग कर रहा है, वो तो आप नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे? आप आसूस को बोलोगे, एनवीडिया को बोलोगे, एएमडी को बोलोगे, तो हिसाब रखे नाम उनका खराब होता है। और कंपनी की दुनिया में स्टॉक मार्केट पब्लिक परसेप्शन पे, अगर पब्लिक परसेप्शन बहुत खराब हो जाता है, बड़ी से बड़ी कंपनी स्वाहा हो जाती है। तो मैन्युफैक्चर रिस्क में आ रहा है क्योंकि उनका नाम खराब हो रहा है। और हिसाब ये समझिए कि वो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है। कि आपका ग्राफिक्स कार्ड मतलब समझिए जो $500 का प्रॉफिट देना चाहिए था, वो $1500 का प्रॉफिट में स्कैपर्स को दे रहा है, लेकिन वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा। आप वो पैसा को R&D में नहीं लगा पा रहे ना, तो आप तो फ्री का लूट रहे हो। तो उससे हिसाब रहता है कि वो प्रॉफिट नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि स्कैल्पर्स ले रहा है ना, ले लो ले लो ले लो ले लो, मतलब एक बार पहले उस इन्वेंट्री खत्म हो जाए, क्योंकि शुरू का 5 मिनट में कोई कुछ नहीं करता है कि, और कोई भी स्कैल्पर को एक से मुंह खोल के नहीं दे देता है ग्राफिक्स कार्ड कि ठीक है भाई आप 50,000 मांग रहे हो 20,000 का चीज़ के लिए हम दे देते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। काफ़ी दिन रुकते हैं, जब एकदम होपलेस हो जाते हैं तब पैसा देने को तैयार होते हैं। उस दरमियान अगर एनवीडिया धड़धड़ा के ये कर देता कि ठीक है हम सप्लाई ओवर फ्लड कर देते हैं मार्केट को, तो एनवीडिया का स्टॉक खत्म हो जाता, मतलब जो इन्वेंट्री है वो खत्म हो जाता और उनका प्रॉफिट डबल हो जाता। और प्लस जो स्कैल्पर्स खरीद के रख चुके हैं वो फंसे रह जाते कि भैया अब हम किसको बेचें। और ऐसा टेक्निकली हो चुका था टॉयलेट पेपर के मामले, जो आप लोग देखते होंगे कि मतलब यूएस में टॉयलेट पेपर का शॉर्टेज होता है, तो बहुत लोग उसको भी स्कैल्पिंग कर रहे थे। लेकिन काफ़ी लोग जब एंड में संभालने लगे, स्कैल्पर्स फंस गए कि भैया मेरे पास तो इन्वेंट्री है पूरा ट्रक भर के, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा मेरे से, क्योंकि एक बार जब शॉर्टेज खत्म हो जाता है तब आप क्या करेंगे। लेकिन एनवीडिया वैसा कर नहीं पा रहा क्योंकि वो सप्लाई कंस्ट्रेंट है। मतलब यही बोल रहे कि बहुत सारा बुरा चीज़ एक साथ हो गया, नहीं तो ऐसा ये जो स्कैल्पिंग इतना तेजी से हाइप हुआ था ये जनरली खत्म हो जाता है, सारे स्कैल्पर्स की बैंड बच जाती है कि भैया जो शुरू का स्कैल्पर्स रहते हैं वही प्रॉफिट में रहते हैं, और बाद में जो बल्क खरीद रहे हैं अरे कोई ले लो। और कोई भी तब तो बोलता ना देखिए आप हमसे मांग रहे हो 30,000, ये हमको मार्केट में भी 30 मिल रहा है, लेकिन उसका पेपर वर्क है, आपका पेपर वर्क नहीं है, आपके में वारंटी नहीं मिलेगा। तो समझ सकते हैं, फिर कंसोल को लूट रहे हैं। तो स्कैल्पर्स अभी पूरा फायदा उठा रहे हैं, मतलब उनकी अभी चांदी नहीं सोना है, उनका अभी सोने पे सोना चल रहा है। लेकिन अब जिसका टाइम क्रंच है वो करेंगे। अब यहाँ पे बात बनता है आपका क्या होगा, यानी आपको क्या करना है। तो हिसाब ये समझिए कि अगर आप इसे पैसा नहीं बना रहे हैं, यानी कि कोई भी कंप्यूटर इक्विपमेंट के बारे में आप देखिए कि क्या वो आपका वर्क क्रिटिकल है, यानी कि उससे आप पैसा निकालते हैं,
तो ही उस पर खर्च कीजिए, तो ही उस पर ओवर स्पेंड कीजिए। नहीं है तो प्लीज़ मत खरीदिए, रुक जाइए। आप नहीं मरिएगा, नहीं ऊपर पहुंचेगा, तकलीफ होगा लेकिन बुरा नहीं होने वाला। और कुछ कुछ केसेस में आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है कि चलिए जैसे 1-2 घंटा आप शाम को गेमिंग करते हैं तो उसके जगह पे आप 1-2 घंटा जिम जाने लगिए, आपका ही भला होगा। तो ऐसा वही समझिए कि अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है उससे तो उस पर खर्च करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मैं फंसा हुआ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पे कि कंप्यूटर, अरे मेरा ऑफिस में कंप्यूटर है, वो लोग मैनेज कर रहे हैं और मेरा कंप्यूटर घर में अच्छा आता है तो अच्छी बात है, लेकिन बिना उसके भी मैं जी सकता हूँ, तो बिना उसके जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितनी बार लोग खरीदते हैं स्कैल्पर से उतना ज़्यादा वो इम्बोल्डेंड हो जाता है। और सबसे बुरा केस, जैसे मैंने हार्ड डिस्क के केस में बताया था कि दाम एक बार बढ़ा तो वापस कभी नहीं घटा, यहाँ पे भी वही रिस्क हो सकता है कि फिर कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ हो जाएगा जो कोई भी नहीं खरीद पाएगा कोई। क्योंकि 1-2 बार आप 4-5 लाख रुपया देने को तैयार हो जाएंगे कंप्यूटर, लेकिन बार बार नहीं दे सकते कि भैया बाइक जितने में आती है, ढंग की बाइक जितने में आती है उतने में आपका एक मॉडल ये आ रहा है कंप्यूटर, और वो भी 3-3.5 साल में आउटडेटेड हो जाएगा। वो भी बहुत लकी रहे तो 3 साल तक चलेगा, जनरली 2 में ही आउटडेटेड होने लगता है। गाड़ी आप मतलब 2 कंप्यूटर का मतलब होगा गाड़ी ले जो 10 से 20 साल तक ही सीट सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो ले ही लेते, क्या होगा ज़्यादा पैसे। मान लीजिए आपका सेविंग्स भी है, लेकिन वो सेविंग्स रखिए ना, वो तो आपको इंटरेस्ट दे रहा है बैंक में, उसको मत खपत कीजिए। अगर आपकी रोजी रोटी नहीं उससे इफेक्ट हो रही है तो अपने आप को थोड़ा कष्ट दीजिए। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, जैसे मान लिया आप फंसे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। सिस्टम इंटीग्रेटर के पास आप जा सकते हैं, और मैं बड़े बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, HP, डेल, बहुत सारे लोकल भी आपको मिलेंगे, लोकलाइजिंग लाइक आपके कंट्री में। वो लोग जनरली आपको अच्छा आउटपुट दे सकते हैं क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री कलेक्ट हो जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा नहीं चार्ज करें। कारण ये है कि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा वो चार्ज करेंगे तो उनका बाकी सारा सामान नहीं बिकेगा, और उनको तो सारा चीज़ बेचना है ना, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ये सब बेचना है उनको। तो इसीलिए वो जनरली बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं करते, तो आपको एक्चुअली ठीक ठाक दाम के आसपास मिल सकता है, मतलब करंट दाम के हिसाब से अराउंड कहिए आप अराउंड 200% प्राइस पे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से बनाने जाएंगे लूट जाइएगा। तो अभी के लिए मतलब अराउंड 2022 के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर खूब बदलते हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर सब जनरली हर 2-3 साल में बदल दिया जाता है। लैपटॉप आप ले सकते हैं, मतलब जितने में एक ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, जैसे आपको कहिए RTX 3060 मिलेगा, उतने में आपको RTX 3070 का लैपटॉप मिल जाएगा। और अगर लैपटॉप का ढंग का रिव्यू देखते हैं जिसमें ढंग की कूलिंग है, तब तो आपको वो परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा और उसका दाम कम होगा। तो लैपटॉप भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी करते हैं कि मतलब हर 2 या 3 साल में आप बदल देते हैं। लैपटॉप मैं नहीं कह सकता कि 5-6 साल चलने वाला है। डेस्कटॉप तो चलेगा, ऑब्वियसली मैं चला ही रहा हूँ तो मैं जानता हूँ डेस्कटॉप बहुत लंबा चलता है, और मेरा उससे भी पुराना एक डेस्कटॉप है, 2009 का चल रहा है, अभी तक घसीट रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप लेंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, दाम भी लगभग ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन आपका लॉन्जिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि जितनी बार स्कैल्पर्स को लोग करेंगे उस स्कैल्पर्स अपना बढ़ाते चले जाएंगे, और फिर एंड में सेलर्स ही बोलेगा अरे तो स्कैल्पर क्या कर रहा है, हम ही कर लेते हैं ना। सेलर्स ही बोलने लगे कि हम लूट रहे हैं। लेकिन हाँ, थैंकफुली एनवीडिया को पता है कि उससे उसका नाम बहुत खराब होता है। एनवीडिया सीधे कर रहा है कि अगर आप किसी सेलर को रिपोर्ट कर दिए कि ये सेलर डायरेक्टली एनवीडिया से खरीदा है और लूट रहा है लोगों को, तो एनवीडिया सीधे उसका ब्लॉक कर देगा लाइसेंस एज इन लाइक कि दोबारा हम आपको नहीं देंगे। तो ये कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होगा। और अगर एक बार फ्लडिंग शुरू हो गई मार्केट की, या तो मान लीजिए तुक्के से इंटेल आ गया मार्केट में, क्योंकि इंटेल जो है अभी बहुत बढ़िया, इंटेल को मौका बना के दिया गया है। मतलब समझिए ऐसा मौका के लिए कंपनी अरबों भी खर्च कर दे तो भी नहीं ला सकती है। इंटेल को मतलब समझिए सिल्वर प्लेटर में अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। कारण ये कि कोई भी नई कंपनी आती है, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। अभी मार्केट में इतना ज़्यादा नेगेटिव शॉर्टेज चल रहा है कि अगर ये ग्राफिक्स कार्ड निकाले जो कि मतलब जब तक कंप्यूटर को उड़ा नहीं देता है, इतना ख़राब ना हो, जबकि इंटेल है बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं देगा तो भी काम चलाओ तो दे देगा। अगर ये काम चलाओ भी दे देते हैं ना, ये धड़धड़ा के बिक जाएगा। इनको सेल कर मतलब जब तक कुछ एकदम गेम ब्रेकिंग, गेम डिस्ट्रॉइंग, कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्ट्रॉइंग लेवल का कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, इनका इक्विपमेंट धड़धड़ा के बिकेगा। इनको तो कम्पीट भी नहीं करना है कि वो AMD लेवल का परफॉर्मेंस दे या एनवीडिया लेवल का दे, इनको बस होना है मार्केट में कि जो लोग खरीद सके, धड़धड़ा के बिक जाएगा और मिलियंस ऑफ यूनिट ये बेच सकते हैं। और इससे दूसरा फायदा होगा, ये समझिए एनवीडिया और AMD में एक चीज़ बार बार आता है कि AMD जो है हार्डवेयर उतना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार इनका ड्राइवर्स फेल कर जाता है, यानी ड्राइवर्स जो है उतना ऑप्टिमम नहीं है। ये अच्छी बात है कि ओपन सोर्स है कि उसको लिनक्स में डाल सकते हैं, लेकिन गेम से इंटीग्रेट करके खोल पाना वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। AMD का ग्राफिक ड्राइवर जो है उतना अच्छा नहीं। ड्राइवर अच्छा करने के लिए आपको सब ये चाहिए, क्या बोलते हैं, सैंपल साइज चाहिए। इंटेल के पास है कि धड़ के डे 1 में इनके पास सैंपल साइज मिलियंस हो जाएगा। और शुरू में स्कैल्पर्स इस पर उतना हाथ नहीं मारेंगे, क्योंकि स्कैल्पर्स को नहीं पता है कि भाई ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं। और दूसरा ये भी है कि माइनर्स इस पर नहीं डालेंगे, क्योंकि पता है कि नहीं। और माइनर्स में ये तो इशू है कि इथेरियम ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, और अगर रशिया सीरियसली कर देते हैं, नहीं महाराजा हम भी इसे बैन ही कर देते हैं। और एक सब कंट्री एक दूसरे को देख रहा है कि अभी चाइना को, इंडिया चाइना को देख रहा है, चाइना रशिया को देख रहा है, ऐसे सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कौन वो। क्योंकि टेक्निकली गलत बात है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना, लेकिन एक होता है ना कि प्रोटेक्शन के लिए आपको ऐसा करना पड़ सकता है।
तो वो है। अगर समझिए राजा कुदरी इसको अगर संभाल लिए, गर्दा उड़ा देंगे। मतलब इंटेल के पास धड़धड़ा के सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर इंटेल ग्राफिक्स कार्ड ठीक से बनाना शुरू कर दिया। और ये लोग क्लेम कर रहे हैं, आई एम विथ यू पीसी गेमर्स, ये मतलब उनका ओरिजिनल ट्वीट है। दिस इज अ ह्यूज इशू फॉर पीसी गेमर्स एंड द इंडस्ट्री एट लार्ज एट द रेट इंटेल ग्राफिक्स इज वर्किंग हार्ड टू फाइंड अ पाथ टुवर्ड्स अ मिशन गेटिंग मिलियंस ऑफ आरजीबी। समझिए मिलियंस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे पीसी इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये कर पाए ना, तब जाके मतलब तब ये आराम से भी होगा। स्कैल्पर्स हम बस चाहते हैं ना, स्कैल्पर्स का पूरा ग्राफिक्स कार्ड चल जाए बस। उसके बाद हम लोग फिर एनवीडिया हम लोग को मार्केट से फ्रेश दे दे, हम लोग खरीद लें। स्कैल्पर्स बोले अरे भाई मेरा खरीद लो। बोले घूमो ना यार, तुम काहे लोड ले रहे हो, घूमो गोल गोल घूमो। तो वही से आपको घूमो, सब्र कीजिए। सिस्टम इंटीग्रेटर पे ज़रा देखिए कि आपको अच्छा ऑप्शंस मिल सकते हैं। नहीं अगर आपको है कि एकदम मतलब आप हर बहुत लंबा नहीं खसीटना चाहते हैं अपना इक्विपमेंट, तो लैपटॉप में आप अभी के टाइम में, अगर आपका इमरजेंसी है कि भैया मेरे को अभी चाहिए 1-2 साल के लिए, तो लैपटॉप आपको एक अच्छा ऑप्शन दे सकता है। और मान लीजिए लैपटॉप चल गया लंबा टाइम तक, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चिप शॉर्टेज जो अभी चल रहा है 2022 में, और कब तक लगेगा ठीक होने में। तो उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।